नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बांग्लादेश की विशेष ट्रिब्यूनल अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री अस्तुज्जमान खान कमाल को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने हसीना को भगोड़ा घोषित किया, जबकि अस्तुज्जमान भी फरार हैं। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून सरकारी गवाह बन गए, इसीलिए उन्हें 5 साल की सजा दी गई। फैसले में कहा गया कि हसीना और अन्य अधिकारियों ने 2023 के छात्र आंदोलन के दौरान निहत्थे छात्रों पर हमले रोकने की बजाय उन्हें उकसाया और घातक बल प्रयोग का आदेश दिया। बता दें कि 78 वर्षीय हसीना इस समय भारत में हैं। ऐसे में बड़ा सवाल है कि क्या भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपेगा और क्या हसीना अपनी सजा के खिलाफ अपील करने वापस लौटेंगी। शेख हसीना पर 5 बड़े आरोप लगे हैं। पहले आरोप में कहा गया कि हसीना गृह मंत्री अस्तुज्जमान और आईजीपी मामून पर हत्या की कोशिश और छात्रों पर किए गए अमानवीय अत्याचारों को रोकने में नाकाम रहने का आरोप है। कोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई को हसीना की प्रेस ब्रीफिंग के बाद सरकारी अफसरों, पुलिस और अवामी लीग के हथियारबंद लोगों ने निहत्थे छात्रों पर संगठित तरीके से हमला किया। यह हमला सिर्फ गलती नहीं बल्कि हसीना के इशारे पर हुआ। दूसरे आरोप में हसीना पर सीधा आरोप है कि उन्होंने खुद हेलीकॉप्टर, ड्रोन और घातक हथियारों का इस्तेमाल कर छात्रों को हटाने या साफ करने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष का कहना है कि गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने अपने विभागों को आदेश देकर इसे पूरा करवाया, यानी यह पूरा ऑपरेशन तीनों के मिलकर बनाए गए प्लान का हिस्सा था। तीसरे आरोप में कहा गया कि रंगपुर के रुकैया विश्वविद्यालय के पास छात्र अबू सईद की गोली मारकर हत्या की गई और यह भी ऊपरी आदेश पर हुआ। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ बयान दिए और घातक हथियारों का इस्तेमाल करने की मंजूरी दी। इसके बाद गृह मंत्री और आईजीपी ने अपने लोगों और अवामी लीग के कैडरों को उकसाया और हमला करवाया। 16 जुलाई को पुलिस ने अबू सईद पर बिना किसी उकसावे के पास से कई गोलियां चलाईं। यह पूरी घटना भी मानवता के खिलाफ अपराध के तौर पर दर्ज की गई है। चौथे आरोप में कहा गया कि 5 अगस्त को ढाका के चनखार पुल इलाके में 6 निहत्थे छात्रों को सीधे गोली मारकर मार दिया गया। अभियोजन पक्ष का दावा है कि यह गोलियां सिर्फ भीड़ कंट्रोल के लिए नहीं बल्कि मारने के इरादे से चलाई गई थीं। 5वें आरोप में कहा गया कि 5 अगस्त को आशुलिया में 6 छात्रों को गोली मारी गई। इनमें से 5 को बाद में जला दिया गया और छठे को जिंदा जलाने का आरोप है। यह घटना सबसे डरावनी बताई गई है। अभियोजन ने कहा कि यह सब हसीना, कमाल और मामून के आदेश और उनकी जानकारी में हुआ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने खुद की फांसी के फैसले पर एएफपी को दिए बयान में कहा कि उनके खिलाफ जो मानवता के खिलाफ अपराध वाला फैसला यानी कि सजाए मौत दी गई है, वह पूरी तरह राजनीतिक साजिश है। हसीना ने कहा कि ये फैसला एक ऐसी अवैध सरकार के बनाए हुए धांधली वाले ट्रिब्यूनल ने सुनाया है जिसे जनता ने चुना ही नहीं। इस फैसले की कोई वैधता नहीं है। हसीना ने यह भी कहा कि हम हालात पर काबू नहीं रख पाए थे, लेकिन जो कुछ हुआ उसे नागरिकों पर पहले से प्लान किया हुआ हमला नहीं कहा जा सकता। बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण यानी आईसीटी ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हत्या का दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई और भगोड़ा भी कहा है। शेख हसीना के खिलाफ जैसे ही मौत की सजा सुनाई गई, अदालत के अंदर तालियां बजने लगी। सऊदी अरब में एक बड़ा सड़क हादसा हुआ है जिसमें 45 भारतीय उम्रा यात्रियों की मौत हो गई। ये सभी यात्री हैदराबाद से थे और मक्का से मदीना जा रही बस में सवार थे। हादसा मदीना से करीब 25 किलोमीटर पहले तब हुआ जब बस की टक्कर एक डीजल टैंकर से हो गई और तुरंत आग लग गई। बस में सवार 46 लोगों में से सिर्फ एक यात्री जिंदा बचा है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पीसी सज्जनार ने बताया कि 9 नवंबर को 54 लोग उम्रा के लिए रवाना हुए थे, जिनमें से 8 अलग यात्रा कर रहे थे और इसीलिए बच गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के लिए संवेदना व्यक्त की। भारतीय दूतावास और जेद्दा वाणिज्य दूतावास सऊदी अधिकारियों के संपर्क में हैं और हर संभव मदद कर रहे हैं। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि एकमात्र जीवित बचे यात्री की मदद के लिए दूतावास से बात की गई है। हादसे की सूचना मिलते ही परिजन ट्रैवल एजेंसी के दफ्तरों में पहुंच गए और जानकारी जुटाने की कोशिश करने लगे। शुरुआती जांच में तेज रफ्तार और टैंकर से टक्कर के बाद आग लगना हादसे का कारण माना जा रहा है। भारतीय और सऊदी टीमें जांच कर रही हैं और मृतकों के शव जल्द भारत भेजने की प्रक्रिया जारी है। सऊदी अरब के मदीना में उम्रा के लिए जा रहे भारतीय नागरिकों से भरी बस के हादसे पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गहरा दुख व्यक्त किया है।
उन्होंने कहा कि रियाद में भारतीय दूतावास और जेद्दा में कंसुलेट जनरल प्रभावित लोगों और उनके परिवारों की हर संभव मदद कर रहे हैं। जेद्दा कंसुलेट ने इस घटना के तुरंत बाद एक कंट्रोल रूम बनाया है, जिसका हेल्पलाइन नंबर 8002440003 जारी किया गया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी हादसे पर शोक जताया और बताया कि बस में हैदराबाद के कई लोग सवार थे। उन्होंने अधिकारियों को विदेश मंत्रालय और सऊदी दूतावास के संपर्क में रहने के निर्देश दिए हैं। साथ ही तेलंगाना सचिवालय में भी कंट्रोल रूम बनाया गया है ताकि हादसे से जुड़ी जानकारी परिवारों तक समय पर पहुंचाई जा सके और राहत कार्यों की निगरानी की जा सके। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML ने केरल में चल रही राज्य गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया को रोकने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका IUML के राष्ट्रीय महासचिव PK कुन्हाली कुट्टी ने दायर की है, जिसमें भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी SIR अधिसूचना को चुनौती दी गई है। पार्टी का कहना है कि हाल ही में बूथ लेवल ऑफिसर यानी BLO अनीश जॉर्ज की आत्महत्या इस प्रक्रिया से जुड़े अत्यधिक दबाव और जल्दबाजी को दिखाती है। IUML का आरोप है कि 4 नवंबर से 4 दिसंबर के बीच चल रहा SIR गलत इरादों से भरा है, क्योंकि यह केरल के स्थानीय निकाय चुनावों के कार्यक्रम से पूरी तरह टकराता है। गौरतलब है कि राज्य चुनाव आयोग ने 11 नवंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत मतदान 9 और 11 दिसंबर को और मतगणना 13 दिसंबर को होगी। आचार संहिता लागू होने के कारण IUML का कहना है कि SIR एक साथ चलाना संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है। याचिका में SIR प्रक्रिया पर तत्काल रोक की भी मांग की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में NDA ने शानदार जीत दर्ज की है। 243 में से 202 सीटें जीतकर गठबंधन ने पूर्ण बहुमत हासिल किया। भाजपा 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनी, जबकि JDU को 85 सीटें मिली। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 19, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेक्युलर को 5 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा को 4 सीटें मिली। इस जीत के बाद नई सरकार बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। मौजूदा सरकार की अंतिम कैबिनेट बैठक में विधानसभा भंग करने का प्रस्ताव पास किया गया और नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। JDU और भाजपा सोमवार व मंगलवार को विधायक दल की बैठकें कर रही हैं, जिनमें अपने अपने नेताओं का चयन होगा। इसके बाद NDA की संयुक्त बैठक में नीतीश कुमार को मतदान से पहले ही एकमत नेता चुना जाएगा। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण होगा, जिसमें PM नरेंद्र मोदी और कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। मंत्रिमंडल में लगभग 30 से 32 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिनमें JDU और भाजपा को लगभग बराबर जगह मिलेगी। सहयोगी दलों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसीलिए 21 नवंबर तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव में भारी बहुमत हासिल करने के बाद NDA की नई सरकार 20 नवंबर को शपथ लेगी। बिहार के कैबिनेट मंत्री प्रेम कुमार ने यह जानकारी दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि नई सरकार बनने जा रही है। 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। आज की कैबिनेट बैठक का यह निर्णय था। 19 तारीख को बिहार विधानसभा भंग की जाएगी। उन्होंने कहा कि पटना के गांधी मैदान में ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने चाणक्य डिफेंस डायलॉग में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक ट्रेलर था, असली मूवी अभी दिखाई ही नहीं गई। उन्होंने बताया कि यह ऑपरेशन सिर्फ 88 घंटे में पूरा हो गया था और अगर भविष्य में हालात बिगड़ते हैं तो सेना पूरी तैयारी के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि यदि पाकिस्तान कोई अवसर देता है तो भारत उसे दिखाएगा कि पड़ोसियों के साथ जिम्मेदार देश की तरह कैसे व्यवहार किया जाता है। जनरल द्विवेदी ने स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म पर भी कड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, बातचीत और आतंकवाद साथ नहीं चल सकते। उन्होंने साफ कहा कि आतंकवादी और उन्हें समर्थन देने वाले दोनों भारत के लिए समान हैं और भारत हर हमले का जवाब देगा। जनरल द्विवेदी ने 3 प्रमुख सबक गिनाए। सेनाओं के बीच बेहतर एकीकरण, लंबी लड़ाई के लिए पर्याप्त रसद और हर स्तर पर तेज निर्णय लेने की क्षमता। उन्होंने कहा कि आज की लड़ाई बहुक्षेत्रीय होती है और सेना, वायुसेना तथा नौसेना को मिलकर ही मुकाबला करना होगा। उन्होंने चेताया कि भविष्य की लड़ाई 88 घंटे नहीं बल्कि महीनों या सालों तक भी चल सकती है।
इसलिए पर्याप्त हथियार और आपूर्ति जरूरी है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद आतंकवादी घटनाओं में बड़ी कमी आई है और राजनीतिक स्पष्टता बढ़ी है। फरीदाबाद टेरर मॉड्यूल केस की जांच में एक बड़ा कदम उठाते हुए दिल्ली पुलिस ने अल-फलाह यूनिवर्सिटी के चेयरमैन जावेद अहमद सिद्दीकी को समन भेजा है। सूत्रों के मुताबिक विश्वविद्यालय के कामकाज और वहां जुड़े कुछ लोगों की गतिविधियों में कई गड़बड़ियां और विरोधाभास मिले हैं। इन बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए सिद्दीकी का बयान बेहद अहम माना जा रहा है। पुलिस जांच का दायरा अब और बढ़ा रहा है क्योंकि यह मामला लाल किले के पास हुए हालिया ब्लास्ट की जांच से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। जांच एजेंसियों को संदेह है कि ब्लास्ट से जुड़े कई संदिग्धों का संबंध अल-फलाह यूनिवर्सिटी से हो सकता है। इसी वजह से पुलिस अब विश्वविद्यालय से जुड़े रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन और प्रशासनिक मंजूरियों की भी गहराई से जांच कर रही है। फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी के 2 मामलों में पहले से जांच का सामना कर रहे विश्वविद्यालय पर अब टेरर मॉड्यूल केस का दबाव भी बढ़ गया है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.